हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 149। पिछला अपना लेक्चर था 148। 148 नंबर का जो लेक्चर था इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको जो प्रकाश क्या होता है उस प्रकाश के बारे में बताया। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो प्रकाश की प्रकृति। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो न्यूटन का कणिका सिद्धांत अपन ने पढ़ा था, और आपको बताया कि कणिका सिद्धांत वो पूरी तरह से क्या होगा अभी फेल। कणिका सिद्धांत हो गया पूरी तरह से फेल हो गया अभी, ठीक है ना। इसके बाद में आता हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन के तरंग सिद्धांत में कुछ गलत बातें भी थी, इसके अंदर कुछ गलत बातें भी थी, तो इसके अंदर कुछ सही बातें भी थी। इसके बाद में आता, ध्यान से देखना, देखो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये सिद्धांत था अपनी जगह बिल्कुल एकदम परफेक्ट था भाई, इसमें कोई गलत बातें नहीं थी। इसके बाद में आता प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। मैंने आपको बताया था कि ये प्रकाश की तरंगीय प्रकृति का समर्थन करता है, ये प्रकाश की कणीय प्रकृति का समर्थन करता है। अब ध्यान से देखना, देखो न तो इस तरंगी प्रकृति के द्वारा सारे के सारे गुणों की व्याख्या की जा सकती है, और न इस कणीय प्रकृति के द्वारा सारे के सारे गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अगर आपको प्रकाश के सारे गुणों की व्याख्या करनी है तो इसके लिए आपको द्वैत प्रकृति को मानना पड़ेगा। इन तरंगी प्रकृति और कणीय प्रकृति दोनों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भी। तो इसके बाद में आती है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो द्वैत प्रकृति का मतलब क्या था भाई? कणीय प्लस तरंगीय। ये क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो अपन ने पढ़ा था तरंगाग्र सिद्धांत। हाइगेन्स का तरंगाग्र सिद्धांत क्या होता है? हाइगेन्स ने बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश का संचरण है वो तरंगाग्रों के रूप में होता है। तरंगाग्रों के रूप में कैसे होता है अभी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तरंगाग्र क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का जो बिंदु पैदा वही क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। बोर्ड में ये डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है, ठीक है ना। तो बोर्ड का एग्जाम भी तो आपको देना ही भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तरंगाग्र क्या होता है? समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपति क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र के किन्हीं भी दो बिंदु के मध्य जो कलांतर है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि तरंग और तरंगाग्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये बातें अपन ने डिस्कस की थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं द्वितीयक तरंगिकाएं वो मैंने आपको समझा दी। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो द्वितीयक तरंगिकाओं के बाद में मैंने आपको द्वितीयक तरंगाग्र भी समझाया था क्या होता है। ये बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ये तो बातें हो गई पिछले लेक्चर की। अब आज के लेक्चर में मैं आपको बताता हूं कि ध्यान से देखना, देखो हाइगेन्स ऐसे बोलता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का संचरण माध्यम के अंदर या इसके आसपास के क्षेत्र में तरंगाग्रों के रूप में होता है। कैसे होता है तरंगाग्रों के रूप में? देखना ध्यान से, देखो जैसे मान के इसलिए ये आपके पास प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से थोड़ी देर बाद में ये ऊर्जा कहां पर पहुंचती है भाई? चारों ओर पहुंचती है, यहां पर पहुंचती है। तो ये आपके पास एक तरंगाग्र बन गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये जो तरंगाग्र है
ये थोड़ा सा दूर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना, और इसकी जगह पे नया तरंगाग्र आ जाता है। भाई ये भी तो लगातार तरंगाग्र उत्सर्जित कर रहा है ना। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये जो तरंगाग्र है ये तो यहाँ पर आ जाता है, ये इसकी जगह जाता है, इसकी जगह नया तरंगाग्र आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से तरंगाग्रों के रूप में प्रकाश का संचरण होता है। तो ये यहां से उत्सर्जित हुआ तरंगाग्र थोड़ी देर बाद में यहां पर पहुंच जाता है, फिर ये यहां पर आ जाता है, यहां पर नया आ जाता है, ये यहां पर आ जाता है, ये यहां पर आ जाता है, और यहां पर नया तरंगाग्र आ जाता है। तो ये जो तरंगाग्र होता है वही लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अभी इसका अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे शांत पानी है, इस पानी की सतह पर अगर अपन कोई भी पत्थर को गिराते हैं तो इस स्थिति में जो एनर्जी या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो चारों तरफ फैलता है, और वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, चक्करदार धाराएं देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो चक्करदार धाराएं होती है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं को अपन बोलते हैं तरंगाग्र बोलते हैं, ठीक है ना। अपन देख सकते हैं कि कोई भी जो चक्कर है वो थोड़ी देर बाद में इसकी मतलब इसकी जो रेडियस है वो लगातार बढ़ती जाती है, त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी चक्कर जिसकी रेडियस कम है, थोड़ी देर बाद इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, और अंततः ये एनर्जी या डिस्टर्बेंस जो अपन ने किसी एक पॉइंट पे क्रिएट किया था, ये डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद में इस तालाब के या इस झील के किनारे तक पहुंच जाता है अभी, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। अब देखना ऐसे देखो, बात करते हैं अपन तरंगाग्र की, बात करते हैं कि जैसे आपके पास बिंदु स्रोत है, पॉइंट सोर्स है, तो इस बिंदु स्रोत के लिए जो तरंगाग्र वो कैसा होता है भाई, वो होता है संकेंद्रीय गोलाकार होता है। कैसा होता है, संकेंद्रीय गोलाकार। संकेंद्रीय गोलाकार होते हैं अभी। कैसे होते हैं, मैंने आपको डायग्राम पहले भी समझाया था, यहां पर भी देखो ये वाला डायग्राम बना रखा है, यहां पे इसके लिए अपन अलग से डायग्राम बना देते हैं। देखो ये तरंगाग्र हो गया, ये तरंगाग्र हो गया, ये तरंगाग्र हो गया, ये आपके पास स्रोत हो गया। इससे इस प्रकार से तरंग चलती है, यूं यूं, ये इस प्रकार से तरंगें चल रही है। और ये ब्लैक कलर से मैंने जो भी बनाया ये आपके पास में क्या भी तरंगाग्र है, ये वेव फ्रंट है अभी, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि जो इंटेंसिटी आई बराबर क्या होता है आपके पास है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू क्या होता है, टाइम होता है। एनर्जी अपॉन टाइम को अपन क्या बोल सकते हैं, पावर, तो पी अपॉन क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। और बिंदु स्रोत के लिए अपन लिख सकते हैं पी अपॉन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला हो गया ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसके लिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये अपन जानते ही हैं। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में आर हो गया अभी। यानी जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं वैसे से तीव्रता भी घटती है और आयाम भी घटता है भी, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने बिंदु स्रोत के लिए बात कर दी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके लिए रेखीय स्रोत के लिए, यानी लीनियर सोर्स। एक रेखीय स्रोत के लिए अपन बात करते हैं, तो रेखीय स्रोत के लिए जो तरंगाग्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं समाक्षीय बेलनाकार होते हैं। कैसे होते हैं, समाक्षीय बेलनाकार। तो इसके लिए जो तरंगाग्र है समाक्षीय बेलनाकार, कैसे होता है ध्यान से देखना। देखो ये अपन इस प्रकार से क्या करते हैं, कोई भी एक बेलन बना देते हैं, ये इस प्रकार से बेलन बन गया।
और यहां पर आपका जो सोर्स है, वो स्रोत है, वो स्रोत कहां पर गया भाई? स्रोत यहां पर आइए, ये स्रोत है। ये स्रोत हो गया। अब इस स्रोत से जो तरंगे चलती है वो किस प्रकार से चलती है? यूं चलती है। ये तरंग हो गई इधर की तरफ, ये इधर की तरफ तरंग आ गई, यूं आ गई, ये तरंगे हो गई भी। तो यहां पर भी अपन देख सकते हैं कि तरंग और तरंगाग्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गाउसी सतह का निर्माण किया था ना, उसी प्रकार से तरंगाग्र का निर्माण करना आपको। तो यहां पर भी अपन लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास? एल, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। तो आई बराबर कितना होता है आपके पास? पी अपॉन ए। पी अपॉन ए कितना देगा आपके पास? 2 पाई आर इंटू क्या होता है? एल होता है। तो यहां से आपके पास आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर। यानी आयाम का दूरी के साथ में जो परिवर्तन है वो इस प्रकार का होता है भाई, ठीक ना। तो बिंदु स्रोत और रेखीय स्रोत, इनके लिए तरंगाग्र कैसे होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है बच्चों। तो इन चीजों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु स्रोत के लिए अपन ने तरंगाग्र डिस्कस कर लिया, रेखीय स्रोत के लिए तरंगाग्र डिस्कस कर लिया। इसके बाद में तीसरे नंबर पर अपन किसी भी स्रोत की बात करते हैं जो कि दूरस्थ है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो थर्ड पे अपन बात करते हैं, थर्ड दूरस्थ स्रोत के लिए। स्रोत है वो कैसा हो सकता है? ध्यान से देखना, देखो दूरस्थ स्रोत, ये स्रोत हो सकता है आपका चाहे बिंदु है, चाहे रेखीय, कैसा भी हो सकता है अभी। अब ध्यान से देखना, देखो अगर आपका बिंदु स्रोत है तो इस स्थिति में तरंगाग्र कैसा हो जाएगा अभी? तरंगाग्र हो जाएगा गोलाकार। और रेखीय स्रोत है उसके लिए तरंगाग्र कैसा हो जाएगा अभी? बेलनाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेलनाकार। तो ये तो आपके पास है गोलाकार, और ये कैसा हो जाएगा? बेलनाकार हो जाएगा। अब अगर आपका सोर्स बहुत ज्यादा दूरी पर है तो इस स्थिति में इस तरंगाग्र की अपन केवल एक छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ये आपके पास में कोई भी एक स्रोत है, बिंदु स्रोत है, ये इसके पास है छोटा तरंगाग्र, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे इसकी त्रिज्या बढ़ती हुई होती है। अगर अपन बहुत दूर चले गए तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो अपन तो इसके केवल एक छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे भाई। और छोटा सा पार्ट है वो अपने को कैसा दिखाई देता है? समतल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? समतल। और यहां से आने वाली जो तरंगे है वो तरंगे भी इस प्रकार से यहां पर एक दूसरे के समांतर दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? समांतर। ऐसे लगता है जैसे समांतर आ रही है, और ये जो तरंगाग्र वो कैसा हो जाता है? समतल हो जाता है। तो इस डायग्राम को तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। तो ध्यान से देखना, देखो इस स्थिति में हम तरंगाग्र के केवल छोटे से भाग को प्रेक्षित करते हैं, जिससे तरंगाग्र समतल प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखना, देखो दूरस्थ स्रोत के लिए जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है? समतल होता है। अब कैसे होता है समतल? देखो ध्यान से, जैसे ये आपके पास है दूरस्थ स्रोत है, इससे तरंगे आ रही है, और ये जो तरंगे है वो कैसी है भाई? एक दूसरे के समांतर
ये तरंगे बना रहा हूं मैं, ये तरंगे कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब यहां पे अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक तल बना देते हैं, प्लेन बना देते हैं, एक प्लेन बना दिया अपन ने। ये अपन ने एक तल बना दिया। इसी प्रकार से यहां पर भी अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक तल का निर्माण कर देते हैं। ये अपन एक तल का निर्माण कर दिया। ये जो तल है, ये तल ही क्या हो जाएंगे, भी तरंगाग्र हो जाएंगे। इसको और इसको, इन दोनों को ही अपन क्या बोल देंगे, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र है भैया। अब ध्यान से देखना, देखो समतल तरंगाग्र के लिए जो इंटेंसिटी आई है, ये आर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो एम्पलीट्यूड होता है वो भी आर पे डिपेंड करता ही नहीं है भी, ठीक है ना, ये बात। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो परावर्तन और अपवर्तन से तरंगाग्र वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। तरंगाग्र का रूपांतरण, इसके अंदर आपने जो रे ऑप्टिक्स पढ़ी है वो काम आने वाली है भाई। कैसे काम आने वाली है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई भी जैसे आपके पास में समतल दर्पण है, यह समतल दर्पण, इस पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। ये वो समांतर तरंगाग्र है जो कि आपतित हो रहा है। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, तो ये तो इस प्रकार से यहां से यूं टकरा करके इस प्रकार से इधर की तरफ यूं चला जाता है, ये तो इस प्रकार से टकरा करके यूं चला जाता है, और ये टकरा करके इस प्रकार से यूं चला जाता है, ठीक है ना। डायग्राम यार दोबारा से बना देते हैं। ये इसके अंदर आपको तरंगाग्र दिखता नहीं, क्यों बना देते हैं, देखो ये तो समतल दर्पण है, इस पर इस प्रकार से कोई तरंगाग्र आपतित हो रहा है, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, आपके पास तरंगाग्र बन जाएगा। अब ये तो इस प्रकार से टकरा करके यूं चला जाएगा, और ये इस प्रकार से टकरा करके यूं चला जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जितने समय में ये यहां से यहां पर पहुंचता है, उतने समय में ये भी यहां से यहां पर पहुंच जाता है, तो इन दोनों को अपन मिला देते हैं। यहां पर तो ये बन गया और यहां पर ये बन गया, तो ये वाला जो तरंगाग्र ये भी कैसा था भी, समतल, और ये वाला जो तरंगाग्र ये भी कैसा है भी, समतल है। तो आपके पास जो समतल दर्पण है, इस पर यदि अपन समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं, तो आपने को समतल तरंगाग्र ही परावर्तित प्राप्त होता है। तो तरंगाग्र तो समतल दर समतल ही रहता है, बट इस तरंगाग्र की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। समतल दर्पण तरंगाग्र को रूपांतरित नहीं करता है, ये केवल और केवल इसकी डायरेक्शन उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। पहले यूं आ रहा था, अब यूं आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद अपन, इसके बाद में ये तो परावर्तन हो गया, और परावर्तन अपन एक किससे करवा सकते हैं, इससे करवा सकते हैं। इस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। समतल तरंगाग्र, तो इससे परावर्तन के पश्चात इसके फोकस मान के चलिए हो गया, तो ये तो इस प्रकार से फोकस है, यूं गुजरती है,
तो आपका जो आपती तरंगाग्र वो तो कैसा हो जाएगा भी ये, तो आपती तरंगाग्र तो कैसा था बच्चों, समतल था। इससे परावर्तन के पश्चात ये तरंगे इस प्रकार से यू पहले कन्वर्ज हो रही है, फिर उसके बाद डाइवर्ज हो रही है। तो यहां पर तो ये जो तरंगे है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे तरंगाग्र कैसा हो जाएगा इस प्रकार से यू गोलाकार, और यहां पर जो तरंगाग्र वो भी कैसा हो जाएगा इस प्रकार से यू गोलाकार हो जाएगा। ये तरंगाग्र यू बन जाएंगे भी। तो ये भी कैसा हो जाएगा गोलाकार, और ये भी कैसा हो जाएगा गोलाकार। तो ध्यान से देखना, देखो अवतल दर्पण है समतल तरंगाग्र, यदि अपन आपतित करवाते हैं तो इस स्थिति में अपने को गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। फोकस से पहले अगर अपन बात करते हैं तो गोलाकार तरंगाग्र कैसा होता है भाई, कन्वर्जिंग होता है, यानी अभिसारी होता है, इसके बाद ये अपसारी बन जाता है, डाइवर्जिंग बन जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इस वाले मिरर की, इस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। और मान लो कि इसकी फोकस, इसका फोकस है वो कहां पर हो जाएगा भी, यहां पर हो जाएगा। तो इस पर अपन इस प्रकार से समतल तरंगाग्र आपतित करवाया, ये समतल तरंगाग्र अपन ने आपतित करवा दिया। ये हो गया आपके पास है समतल तरंगाग्र। इसके बाद ध्यान से देखना, तो ये इसके फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ, और ये इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाता है। तो फिर उसके बाद में एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। तो इसका अगर अपन तरंगाग्र बनाते हैं तो इसको सेंटर मानते हुए, फोकस को सेंटर मानते हुए, इसका तरंगाग्र बन जाएगा ऐसा, और ये वाला तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, गोलाकार तरंगाग्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गोलाकार तरंगाग्र। तो ये भी क्या करता है, समतल तरंगाग्र को गोलाकार तरंगाग्र के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अपने यहां पर ये देखा है कि किस प्रकार से समतल सतह से या समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से किस प्रकार से आपका जो तरंगाग्र है वो मॉडिफाई होता है, परिवर्तित होता है। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, पढ़ें इनको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत है इससे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो किस प्रकार से हाइगेन्स ने अपने तरंग सिद्धांत या तरंगाग्र के सिद्धांत से जो परावर्तन और अपवर्तन है इसकी व्याख्या की, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। परावर्तन और अपवर्तन आपने रियोप्टिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो देखिएगा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हेडिंग है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं, ध्यान से देखना। देखो देखो, ये आपके पास में कोई भी एक परावर्तक सतह ले लो, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। इसके बाद में अपन क्या कहते हैं, इस पर कोई भी एक समतल तरंगाग्र आपतित करवाने वाले हैं। इस प्रकार से समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। देखो यहां पर ये अपने पास है 1 और इसको अपन बोलेंगे 2। 1 और 2 दोनों एक दूसरे के समांतर तरंगे हैं, और आपको पता है कि समांतर तरंगे किसको इंडिकेट करती है, बहुत दूर स्थित प्रकाश स्रोत को। और दूर स्थित प्रकाश स्रोत के लिए जो तरंगाग्र वो कैसा होता है, समतल होता है। कैसा होता है, समतल होता है। तो यहां पे देखो ध्यान से, समतल होता है तो समतल तरंगाग्र का निर्माण कर देता हूं। यहां से इस पर मैं लंब डाल देता हूं, तो इसको अपन बोलेंगे ए, और इसके बाद इसको अपन बोलेंगे ए डैश बोल देंगे। तो यहां पर ए और ए डैश, देखो 1 और 2 दोनों इस प्रकार से यूं आती है, तो ए और ए डैश इन दोनों पर एनर्जी है वो एक ही टाइम पर पहुंचती है, यानी ए और ए डैश इन दोनों को समान समय पर ऊर्जा मिलती है, और जिससे ए और ए डैश के कंपन की कला समान हो जाएगी। तो ए डैश को अपन क्या बोल देंगे, बताओ, आपती तरंगाग्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आपती तरंगाग्र।
तो यहां पर ए डैश ये हो जाएगा आपके पास आपतित तरंगाग्र। अब देखना ध्यान से, देखो होता क्या है। यहां पर मैं अभिलंब का निर्माण करता हूं, ये अभिलंब इस प्रकार से यू बन जाएगा, और यहां पर भी अपन इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण करते हैं। ये ए हो गया और ये आपके पास में बी हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, देखो पहली जब ए पर पहुंचती है, दूसरी तरंग उसी समय ए डैश पर पहुंचती है। अब यहां पर पहली जो तरंग है वो ए पर इस परावर्तक सतह से टकरा चुकी है, यानी परावर्तित हो चुकी है, और दूसरी जो तरंग है वो इसको ए डैश से बी तक जाने में कुछ समय लगेगा, और मान के चलेगा ये वाला समय कितना हो जाएगा आपके पास टी हो जाएगा। तो ए डैश से बी तक का समय कितना हो जाएगा टी। तो अपन बोलेंगे यहां पर ए डैश बी दूरी बराबर क्या होता है आपके पास है 4 गुना समय। 4 कितना हो जाएगा आपके पास है सी, तो सी इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। दूरी बराबर 4 गुना समय। अब इस दूसरी तरंग को ए डैश से बी तक पहुंचने में टी समय लगता है, और इस टी समय में ये ए से इधर की तरफ परावर्तित होकर के कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो ये इस प्रकार से परावर्तित होकर के यूं आ जाएगी, ये यूं आ जाएगी। तो यहां पे ये 1 हो गया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी 1 डैश, और इस 2 को अपन क्या बोल सकते हैं अभी 2 डैश बोल सकते हैं, ठीक है ना। अभिलंब के साथ में आपतित है, इसका कोण कितना हो जाएगा आई, इसको अपन क्या बोलेंगे आई बोल देंगे। और ये जो परावर्तित है इसका अभिलंब के साथ में कोण, इस वाले कोण को अपन क्या बोल देंगे आर बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा दोबारा से एक बार, पहली जब पहुंचते ए पर, दूसरी पहुंचती ए डैश पर, इसको ए डैश से बी तक का समय लगता है टी, तो ए डैश बी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में सी टी हो जाएगा। और इस पहली को टी समय में ये कहां तक पहुंच जाएगी, ये यहां तक पहुंच जाएगी। तो टी समय में मान के चलेगा ये यहां तक पहुंच जाएगी, और इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं बी डैश बोल सकते हैं, बी डैश बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास बी और बी डैश इन दोनों को भी समान समय पर ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ए डैश से जब ये बी तक आएगी उतने समय में टकरा करके ए से बी डैश तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे बी बी डैश, इसको अपन बोल देंगे परावर्तित तरंगाग्र, तो बी बी डैश इसको अपन बोल देंगे परावर्तित तरंगाग्र बोल देंगे अभी, ठीक है ना। और इसके बाद इसको अपन इससे यू मिला देंगे, ठीक है। तो ये बी बी डैश आपके पास में परावर्तित तरंगाग्र बन चुका है। अब देखिएगा ये आपके पास है तरंग और ये तरंगाग्र, तरंग और तरंगाग्र इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। ये तरंग और तरंगाग्र के बीच का ये वाला जो कोण है ये भी आपके पास 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला एंगल कितना आपके पास आई है। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला एंगल अगर आई हो गया तो इस वाले एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 90 माइनस आई बोल देंगे, क्योंकि तरंग और तरंगाग्र के बीच का कोण 90 हो जाएगा। इसमें से आई चला गया तो ये 90 माइनस आई हो गया। अब अभिलंब का सतह के साथ में जो कोण है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसमें से ये 90 माइनस आई है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपके पास में क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाला एंगल आपके पास आर हो गया, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आपके पास वापस क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने पास में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल हो जाएगा ए डैश बी, और एक त्रिभुज का नाम हो जाएगा आपके पास में बी बी डैश ए। इन दोनों त्रिभुजों के लिए बात करते हैं अपन। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे कि इसको ए डैश से बी तक का समय कितना लगता है, टी लगता है। तो ए डैश बी बराबर कितना हो जाएगा, सी टी हो जाएगा। और इसी टी समय में ये ए से बी डैश तक पहुंच जाता है, तो ए बी डैश भी कितना हो जाएगा आपके पास में, सी टी हो जाएगा। तो इस ए बी डैश को भी अपन क्या लिख देंगे, सी टी लिख देंगे भी, ठीक है ना। अब देखना ऐसे, देखो अपन लिखते हैं त्रिभुज कौन कौन सा देगा अभी, ए डैश बी, ए डैश बी, वह ये आपके पास है त्रिभुज, इसको अपन क्या बोल देंगे भी, बी बी डैश ए, बी बी डैश ए से। इन दोनों त्रिभुजों के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी, इसके अंदर भी ए बी आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में ए बी आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ए बी बराबर ए बी। ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड हो जाएगी।
इसको अपन बोलेंगे ओबेनिस्ट भुजा, यानी दोनों त्रिभुजों के अंदर ए बी साइड तो आ ही रही है भाई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास जो एंगल है ए डैश बी, और यहाँ पे जो एंगल आपके पास है बी डैश ए, दोनों 90 डिग्री है। तो अपन लिख सकते हैं कोण ए डैश बी बराबर कोण बी डैश ए, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में दोनों से ये वाला जो ट्रायंगल इसकी साइड हो जाएगी ए डैश बी, और इसकी हो जाएगी आपके पास ए बी डैश। तो अपन लिख सकते हैं ए डैश बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए बी डैश, और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, सी टी के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये साइड सेम हो गई, ये एंगल सेम हो गया, ये साइड सेम हो गई, तो यहाँ पे एस ए एस रूल लगा सकते हैं अपन सर्वांग समता का। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं सर्वांग समता के एस से एस नियम से यहां पे जो त्रिभुज ए डैश बी वह त्रिभुज बी डैश ए सर्वांग सम होंगे। और ध्यान से देखना तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं इनकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो अपन बोल सकते हैं यहां पे कि ये वाला कोण ए डैश ए बी, तो कोण ए डैश ए बी बराबर हो जाएगा आपके पास कोण बी डैश बी ए। तो ये वाला कोण तो कितना देगा आपके पास आई, और ये वाला कोण कितना देगा आई आर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि आई और आर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, और यही परावर्तन का नियम है भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपन ने इस प्रकार से परावर्तन के नियम की व्याख्या कर दी है भी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर आपको। तो इन चीजों को आप करें नोट, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आप नोट करें। फिर उसके बाद में अपन हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपन अपवर्तन की व्याख्या करने वाले हैं अभी, ये परावर्तन की व्याख्या थी। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन अपन जानते हैं कब होता है, जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देखो, ये तो आपके पास में पृथककारी सतह हो जाएगी, इसके ऊपर तो देगा आपके पास माध्यम नंबर 1, माध्यम 1 बोल दो इसको आप, इसके नीचे हो जाएगा माध्यम 2। इस माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, μ1 बराबर हो जाएगा आपके पास में c/v1। इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हो जाएगा आपके पास में μ2 बराबर क्या हो जाएगा, c/v2 देगा। अपवर्तनांकों में म्यू से लिखता हूं भाई, तो म्यू बराबर क्या होता है, c/v। तो μ1 बराबर कितना हो जाएगा, c/v1, और μ2 बराबर क्या हो जाएगा, c/v2 देगा। ये दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक हो गया। अब इसके ऊपर पहला माध्यम है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है। तो इस प्रकार से कोई भी एक समतल तरंगाग्र आ रहा है, इस प्रकार से ले सकते हैं अपन, देखो ये यूं, ठीक है ना। अब यहां पे ये पहली तरंग हो जाएगी, ये आपके पास में दूसरी तरंग हो जाएगी। पहली तरंग यू आ रही है, दूसरी तरंग यू आ रही है। ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा ए, और इसके बाद में इस ए से इस दूसरी पर मैं लंब डाल दूंगा, तो ये यहां पर पहुंचता है इस प्रकार से ए डैश पर। तो देखो ध्यान से, पहली और दूसरी तरंगे एक साथ आ रही इस प्रकार से यू। पहली जब ए पर पहुंचती है, दूसरी किस पर पहुंचती है, ए डैश पर पहुंचती है। तो यहां पर ए और ए डैश इन दोनों को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है। तो इस ए डैश को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, आपती तरंगाग्र।
ये आपके पास हो जाएगा आपतित तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर भी मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण कर देता हूं, और यहां पर भी अपन इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण कर देते हैं। ये ए हो गया, ये आपके पास इस प्रकार से बी हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, देखो यहां पे ये तरंग होगी, ये तरंगाग्र हो गया, तो तरंग और तरंगाग्र इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इस आपतित किरण का अभिलंब के साथ में जो कोण है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आई। तो ये आपके पास में कोण हो गया आई। तरंग और तरंगाग्र के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, ये आई हो गया। तो ये कितना देगा आपके पास में 90 माइनस आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। तो ये आपके पास में बचा हुआ एंगल वापस कितना बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे आई बोल देंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो देखो यहां पे जब पहली तरंग ए पर पहुंचती है, दूसरी तरंग ए डैश पर पहुंचती है। अब देखिएगा इस दूसरी तरंग को ए डैश से बी तक पहुंचने में टी समय लगेगा, और इस टी समय में ये जो पहली तरंग है वो इधर की तरफ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो अभिलंब की तरफ इसको थोड़ा सा अपन मोड़ देते हैं इस प्रकार से, यूं कि अभिलंब की तरफ मोड़ दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 डैश बन जाएगा अपवर्तन के पश्चात, और 2 का क्या बन जाएगा आपके पास में 2 डैश बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मोड़ देते हैं इसको अपन। 2 से क्या बन जाएगा आपके पास में 2 डैश बन जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, देखो यहां पे इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है भाई, टी समय लगता है। तो ए डैश बी को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो कितना देंगे, v1, तो v1 टी लिख देंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर ए डैश बी बराबर क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी हो गया। अब इस दूसरी को ए डैश से बी तक पहुंचने में टी समय लगता है, तो यहां पर जो पहली है इसको टी समय में ये कहां तक पहुंच जाएगी, ये यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन दोनों को मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से यूं मिला देता हूं। ये मैंने इस प्रकार से यूं मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, बी डैश बन जाएगा। तो इस बी डैश और बी इन दोनों को भी समान समय पर ऊर्जा मिलती है, तो बी डैश को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, अपवर्तित तरंगाग्र बोल सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं बी डैश ये हो जाएगा आपके पास अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है ना। और इसको ए से बी डैश तक का टाइम भी कितना लगता है भाई, टी। यहां से यहां तक का टाइम भी टी, और यहां से यहां तक का टाइम भी टी हो जाएगा। तो ए बी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो v2 टी हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा ए बी डैश बराबर हो जाएगा आपके पास में v2 इंटू टी हो जाएगा। अब यहां पे ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। यहां पे तरंगाग्र का तरंग के साथ में कोण 90, ये आर हो गया, तो इस वाले कोण को अपन क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस आर। यहां पर ये वाला एंगल वापस आपके पास में क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है ना। ये आई हो गया, ये आपके पास आर हो गया। अब देखना ऐसे, देखो ये वाला जो त्रिभुज है ए डैश बी, इसके लिए अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ए डैश बी से क्या लिखते हैं अपन, साइन आई। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना देगा आपके पास ए डैश बी, और कर्ण कितना देगा आपके पास ए बी। ए डैश बी अपॉन क्या देगा आपके पास ए बी। तो यहां से ए डैश बी को अपन क्या लिख सकते हैं, v1 टी अपॉन ए बी। और इसी प्रकार से त्रिभुज क्या आपके पास हो जाएगा ए बी बी डैश से। यहां से अपन निकालते हैं साइन आर बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, ए बी डैश बटे क्या हो जाएगा आपके पास ए बी। आपके पास जो ए बी डैश है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, v2 टी बटे ए बी हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, एक बार साइन आई और साइन आर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर बराबर
साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए बी से ए बी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो V1 बटे V2 बन जाएगा, V1 बटे V2 बन जाएगा। अब बात सुना भी, देखो यहां से आपके पास है क्या अभी म्यू1 म्यू2, तो अपन एक काम करते हैं म्यू2 बटे म्यू1 निकालते हैं अभी, म्यू2 बटे म्यू1, तो म्यू2 बटे म्यू1 बराबर कितना देगा आपके पास में, V1 बटे V2 हो जाएगा। तो V1 बटे V2 को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, म्यू2 बटे म्यू1, ये बात हो गई भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा म्यू1 साइन आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में म्यू2 साइन आर, और ये किसका नियम हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। ये आपके पास अपवर्तन का एक बेसिक रूल हो गया भी। तो इस प्रकार से हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपन ने परावर्तन की व्याख्या कर दी और हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपन ने अपवर्तन की व्याख्या कर दी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये अपना जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर जिसको अपन बोल सकते हैं 149, ये भी आपका फिनिश होता है। तो अगर अपन बात करें अब तक की, तो अब तक के इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया, इसके बाद में प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझाया। प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत दिया, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो हाइगेन का तरंग सिद्धांत आता है। हाइगेन अपने तरंग सिद्धांत में बताता है कि प्रकाश की तरंगे अनुदैर्ध्य तथा यांत्रिक तरंगे होती है, यानी इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको अपन ईथर बोलते हैं। आगे चल करके एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से अपने को पता चलता है कि ईथर जैसा कोई भी माध्यम प्रेजेंट होता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और इसके बाद में ध्रुवण है, इसकी खोज के बाद में पता चलता है कि जो प्रकाश की तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना। तो ये बात भी फेल हो गई। इसके बाद में अगला सिद्धांत आता है किसका भाई, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो अपनी जगह पूरी तरह से परफेक्ट था। अब ध्यान से देखना, देखो तरंगीय गुण यानी प्रकाश की तरंग प्रकृति से जितनी भी प्रॉपर्टीज समझाई जा सकती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत समझा देता है। इसके बाद में कौन आता है भाई, इसके बाद आता है मैक्स प्लांक। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो प्रकाश की जो कणीय गुण है या प्रकाश की कणीय प्रकृति से जितनी भी प्रॉपर्टीज को समझा जा सकता है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जब वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा समझाई जा सकती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो प्रकाश के समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए अपने को कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति इन दोनों को एक दूसरे के साथ में एसोसिएट मानना पड़ेगा, एक दूसरे से संबंधित मानना पड़ेगा। इसी को अपन आगे चल करके ड्यूअल नेचर बोलते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय या कणीय या द्वैत प्रकृति होती है। कुछ परिस्थितियों में तरंग की तरह बिहेव करता है, कुछ परिस्थितियों में कण की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो इसकी नेचर कैसे हो जाएगी, ड्यूअल नेचर हो जाएगी भी, ओके। तो ये तो प्रकाश की प्रकृति की बातें थी। इसके बाद में अपने हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसको वापस पढ़ना स्टार्ट किया था, और हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत है इसके अंदर तरंगाग्र के बारे में मैंने आपको बताया था। तो तरंगाग्र क्या होता है भी, देखो कोई भी जो प्रकाश स्रोत होता है अपने चारों ओर तरंग, प्रकाश, ऊर्जा या विक्षोभ भेजता है भी, ठीक है ना। किसी भी समांगी माध्यम में इस प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर स्थित जो पॉइंट्स होते हैं वो एक समान समय पर ऊर्जा मिलते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे इनके कंपन की कला समान होती है। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपति क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य जो कलांतर है वो कितना होता है, 0 होता है भी, ठीक है ना। इसके बाद में अपने पढ़ा था कि जो बिंदु स्रोत है उसके लिए तरंगाग्र कैसा होता है। बिंदु स्रोत के लिए तीव्रता का दूरी के साथ में, आयाम का दूरी के साथ में परिवर्तन कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो रेखीय स्रोत होता है उसके लिए तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है, और रेखीय स्रोत के लिए जो तीव्रता है और आयाम है उसका दूरी के साथ परिवर्तन किस प्रकार का होता है, ये अपन ने डिस्कस किया। कोई भी जैसे दूरस्थ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है या डिस्टेंट सोर्स होता है, दूरस्थ स्रोत होता है, बहुत दूर स्थित है, वो बिंदु आकार का भी हो सकता है, रेखीय भी हो सकता है। तो उससे आने वाली जो तरंगे एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो तरंगाग्र वो कैसा होता है, समतल होता है। तो इसके लिए तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है वो मैंने आपको बताई। इसके बाद में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इन दोनों का डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन कैसा होता है, ये अपन ने बात की भाई, ठीक है ना। इसके बाद में जो तरंगाग्र है उस तरंगाग्र को किस प्रकार से अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तरंगाग्र है इसको अपन किसी समतल दर्पण पर आपतित करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। और तरंगाग्र इसको अगर अपन किसी भी अपवर्तक सतह पर आपतित करवाते हैं समतल तरंगाग्र को, तो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। परावर्तन वाला इससे पहले मैंने आपको समझाया था। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो कोई भी जो तरंगाग्र होता है उस तरंगाग्र से
उस तरंगाग्र को अगर अपन किसी भी गोलीय दर्पण पर आपतित करवाते हैं तो क्या होता है, प्रिज्म पर आपतित करवाते हैं तो क्या होता है, और लेंस के द्वारा इस तरंगाग्र का क्या होता है। ये सारी की सारी बातें अपन ने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है भाई, ठीक है ना। तो अपना लेक्चर नंबर 149 फिनिश होता है। इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि किसी भी तरंगाग्र को अगर अपन प्रिज्म पर आपतित करवाते हैं तो क्या होता है। देखना ध्यान से देखो, ये अपने पास में कोई भी एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म हो गया। इस पर अपन इस प्रकार से कोई भी तरंगाग्र आपतित करवा रहे हैं तो ध्यान से, प्रिज्म तो आपने पढ़ ही रखा है। तो ये इससे गुजरने के पश्चात यूं हो जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखना, देखो ये भी आपके पास में समतल तरंगाग्र है, ये भी समतल तरंगाग्र हो जाएगा और ये भी समतल तरंगाग्र हो जाएगा। ये तो आपतित हो गया, ये अपवर्तित हो गया और ये निर्गत हो गया। तरंगाग्र समतल ही रहता है बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी भी लेंस की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा लेंस, हिंदी में लिख देता हूं प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद में लेंस की अपन बात करते हैं, कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से क्या होता है, देखो ये जैसे उत्तल लेंस है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पर कोई समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। ये समतल तरंगाग्र हो गया। इसके बाद में ये इसका फोकस हो गया। तो आपको पता है कि ये जो तरंग है फोकस से गुजरेगी, ये इस प्रकार से यूं, तो यहां पर ये वाला जो तरंगाग्र है वो कैसा था, समतल। इसके बाद ये जो तरंगाग्र ये कैसा बन जाता है, गोलाकार बन जाता है इस प्रकार से यूं, इसका सेंटर यहां पे है। और इसके बाद ये जो गोलाकार तरंगाग्र है वो ऐसा बन जाता है। तो जो समतल तरंगाग्र वो गोलीय तरंगाग्र के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो गोलीय तरंगाग्र पहले तो कैसा भाई, इस प्रकार से कन्वर्जिंग यानी अभिसारी, और उसके बाद में कैसा भाई डाइवर्जिंग यानी अपसारी हो जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से कोई आपके पास में जैसे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस अपन बना देते हैं। देखो ये अवतल हो गया। अब देखना ऐसे, देखो इस पर अपन क्या करते हैं, कोई भी समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। ये इस प्रकार से इस फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के पश्चात, ये इस प्रकार से यूं अपसारित हो जाती है। तो पहले तो आपका जो तरंगाग्र है वो कैसा है, समतल है, ये समतल तरंगाग्र है। और बाद में ध्यान से देखना तो ये जो तरंगाग्र कैसा बन जाता है, इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है। और गोलीय तरंगाग्र कैसा होता है, अपसारी होता है। और इस गोलीय तरंगाग्र का जो सेंटर वो कहां पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं उन सब की आपको डेफिनेशन है वो याद रखनी है अभी, ठीक है ना। अब तक जो डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, तरंगाग्र की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। प्रकाश है तो प्रकाश की कोई डेफिनेशन होती नहीं है। आपको ऐसे बोला जा सकता है कि जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है उस पर एक छोटी सी आपको जैसे मतलब टिप्पणी लिखनी हो सकती है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में अपन क्या बता सकते हैं अभी, कि हाइगेन है उसने बताया कि प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य
यांत्रिक तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है ना। और इन तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इस माध्यम को अपन ईथर बोलते हैं। ईथर सर्वव्यापी अल्प घनत्व वाला एक प्रत्यास्थ माध्यम होता है, ठीक है ना। ये उसकी कल्पना थी, वास्तव में एग्जिस्ट करता नहीं। और उसके बाद में अगर ज्यादा बड़ी आपको लिखनी तो ऐसे लिख सकते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से जो व्यतिकरण और विवर्तन है इसकी व्याख्या तो हो गई, बट ध्रुवण की व्याख्या नहीं हुई। प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इन सब की व्याख्या इससे नहीं हुई, ठीक है ना। और इसके बाद में ये भी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी, तो इनको करो नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन।